Do you know in year 2020, the global fintech industry was valued at around $8 trillion and projected to reach around $28 trillion by 2028 with a growing CAGR of 17%. India is the third largest fintech economy in the world with contributing around $368 billion of the total valuation. Isn't that amazing? Hello and welcome to our channel F2 Fintech. Now, let's understand the role of banks and NBFCs in the booming industry of fintech. क्या आपने सोचा है कि fintech industry इतनी तेजी से क्यों boom कर रही है? It's simple, because of the ever increasing use of technology. डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन लेंडिंग, रोबो एडवाइजर्स, ये सब एक क्लिक पे अवेलेबल हैं और इंडिया का यूथ काफी टेक savvy है और उन्हें ये सारे इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस बहुत पसंद आ रहे हैं। मोरओवर, इंडिया में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और इंटरनेट का बढ़ता यूज आर मेकिंग द परफेक्ट रेसिपी फॉर द फिनटेक एक्सप्लोजन। यूएसए और चाइना के बाद इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक मार्केट। कंपनीज लाइक फोन पे, पेटीएम एंड रेजर पे हैव प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। चाइना में अलीपे एंड वीचैट पे आर द बिग नेम्स, वैसे ही यूएसए में पेपैल एंड स्क्वायर डोमिनेट करते हैं। लेकिन इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि है उसकी ह्यूज यंग एंड टेक सैवी पॉपुलेशन जो डिजिटल सर्विसेज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंपैरिजन बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। दोनों ही फिनटेक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। Banks are licensed financial institutions regulated by the RBI. Their core business involves accepting deposits from the public and lending money. Banks can accept deposits through various sources such as current account, savings account, fixed deposit, etc. and then use that money to provide loans to the public for various needs such as home loan, business loan, car loan, etc. तो आइए समझते हैं एनबीएफसी के बारे में। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरबीआई ने अपने डेफिनेशन में ये कहा है कि ये एक नॉन बैंकिंग कंपनी है जो बैंक की तरह ही ऑपरेट करती है। आरबीआई ने ये भी कहा है कि इनको लोन देने का अधिकार है। तो चलिए समझते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। पहला फीचर है लेंडिंग, यानी लोन देना। बैंक्स और एनबीएफसी दोनों ही आपको पैसे देते हैं जिसे आपको बाद में रिपे करना पड़ता है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट। दोनों ही एनबीएफसी और बैंक आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें आप अपना पैसा लगाते हैं और आपको बदले में रिटर्न्स मिलती है। अब बात आती है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। दोनों ही बैंक और एनबीएफसी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंडिया में बैंक को इंश्योरेंस बिजनेस चलाने के लिए एक दूसरी एंटिटी बनानी पड़ती है। जैसे कि एचडीएफसी की अगर बात करें तो एचडीएफसी अर्गो और एचडीएफसी लाइफ। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस में अगर आपके पास यूरोस, डॉलर्स या फिर कोई और कंट्री का आपके पास करेंसी है और आप उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये फीचर्स दोनों ही बैंक्स और एनबीएफसी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की। एफडी में हम अपना पैसा कुछ समय के लिए बैंक्स के पास रखते हैं, जिसके बदले बैंक हमें सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। इसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी हैं, जैसे अगर आप अपना पैसा फिक्स टाइम से पहले निकालते हैं तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। ये फीचर भी दोनों बैंक्स और एनबीएफसी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमने बात करी कुछ सिमिलरिटीज बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी। तो चलिए जानते हैं इसका एक डिफरेंस भी, जो है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आपको एनबीएफसी प्रोवाइड नहीं करती। विदाउट ए बैंकिंग लाइसेंस आप डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये जो बैंकिंग लाइसेंस होती है वो आपको आरबीआई इशू करके देती है। आरबीआई ने बैंक के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है जिसकी वजह से वो डिमांड डिपॉजिट हैंडल कर सकते हैं, मगर एनबीएफसी के लिए कोई गाइडलाइंस प्रोवाइडेड नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कोई परमिशन नहीं है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए समझते हैं मार्केट सिनेरियो को। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, ऑल इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन है 417 लाख करोड़, जिसमें से 5390 लिस्टेड कंपनियां भी शामिल हैं। अब हम देखते हैं बैंकिंग और एनबीएफसी के सेक्टर्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक्स की। बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनमें से कुछ टॉप प्लेयर्स है लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। एचडीएफसी बैंक जिसका मार्केट कैप है 12.5 लाख करोड़, आईसीआईसीआई बैंक जिसका मार्केट कैप है 8.5 लाख करोड़, एक्सिस बैंक का 3,97,000 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक का 3,68,000 करोड़। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है 12.5 लाख करोड़, जो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के कंबाइंड मार्केट कैप के आसपास है। ये फिगर दिखाते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का फाइनेंशियल लैंडस्केप में कितना बड़ा रोल है। बैंकिंग सेक्टर का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 12% है, जिसमें 8% प्राइवेट सेक्टर्स का है और 4% पब्लिक सेक्टर्स का।
अब बात करते हैं एनबीएफसीज की। इनमें कुछ टॉप के एनबीएफसीज हैं लाइक बजाज फाइनेंस, आईआरएफसी और चोलामंडलम। इनका मार्केट कैप कुछ इस तरह है। बजाज फाइनेंस जिसका मार्केट कैप है 4,41,000 करोड़, आईआरएफसी जिसका मार्केट कैप है 2,46,000 करोड़ और चोलामंडलम का है 1,20,000 करोड़। एनबीएफसी का टोटल मार्केट कैप 26 लाख करोड़ का है, जो इंडिया के मार्केट कैप का 6% है। बैंकिंग और एनबीएफसी का मार्केट कैप अगर हम कंबाइन करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन लैंडिंग इंडस्ट्री का 18% है। इन द फिनटेक इंडस्ट्री बैंक और एनबीएफसी का दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। बैंक अपने वाइड नेटवर्क और कस्टमर ट्रस्ट के साथ डिजिटल सॉल्यूशन भी ऑफर करता है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई बैंक ही प्रोवाइड करता है। कोलैबोरेशन भी जरूरी है। कई एनबीएफसीज बैंक के साथ कोलैब करके को लेंडिंग मॉडल्स बना रही है ताकि कस्टमर को फास्टर लोन अप्रूवल्स और बेटर इंटरेस्ट रेट मिल सके। अभी कई फिनटेक कंपनी भी एनबीएफसीज और बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रही है टू प्रोवाइड अस विद बेटर फाइनेंशियल सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, बैंक वर्सेस एनबीएफसीज, इनमें से किसको सिलेक्ट करना है ये डिसीजन आपका है। हमारा काम है आपको इन्फॉर्म चॉइसेस देना। तो आपका क्या प्लान है, बैंक या एनबीएफसी? कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें F2 फिनटेक को।